साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री लॉ मिनिस्टर आदरणीय जोगेराम जी पटेल का। आज आदरणीय जोगेराम जी आप सभी से समसामयिक विषय पर वार्ता करेंगे। वार्ता के पहले मैं जोधपुर देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष आदरणीय जगराम जी विश्नोई से निवेदन करूंगा कि जोगेराम जी के दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। मैं आदरणीय जोगेराम जी से निवेदन करूंगा जो प्रेस के साथियों से वार्ता करें। वैसे हमारी पार्टी की और सरकार की व्यवस्था के अनुसार हमारे मंत्री जी ने आपसे यहाँ वार्ता की है और बजट के विषय में, बजट की क्रियान्विति के विषय में उनसे आपसे खूब बात हुई होगी। आपने अपनी बात की हुई, उन्होंने अपनी बात की। मैं ज़्यादातर आंकड़ों में आपको नहीं बताऊँ क्योंकि आपने आजकल किसी से छिपे हुए नहीं, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में जब से विधानसभा बनी है बजट आए, पहला बजट हमारे मारवाड़ के जायजन में आदरणीय नाथूराम जी मिर्जा ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया। पर उस वक्त की अगर आप स्पीच देखेंगे तो उनके भी दर्द था कि मैं वो सब नहीं कर सका जो करना चाहिए। कभी सीमाएँ होती है, सरकार की भी सीमाएँ होती है, परिवार में भी सीमाएँ। उसके बाद अनेक बजट हुए। 23 वर्ष के उपरांत पहला मौका है फाइनेंस मिनिस्टर में, और वो भी हमारी मातृशक्ति ने करीब 3 घंटे तक का बजट पेश किया। तो मातृशक्ति को हम जो महत्व देना चाहते हैं, हमारा पार्टी का जो महत्व है, उस वजह से एक आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट ही बताता हूँ कि मातृशक्ति ने बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया। नहीं तो पिछले 20 सालों से फाइनेंस मिनिस्टर और CM एक हुआ, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का सरकार रही हो। दूसरा, ये पहला मौका है जब बिना किसी तरह का कोई टैक्स लगाए और अनेक आइटमों में टैक्स में कमी करते हुए, बनाना तो अलग विषय है, कमी करते हुए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ये बजट किस तरह से अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, ये बात हम तो कहेंगे कि हमारी पार्टी का है, लेकिन मैं जो विषय रख रहा हूँ आपके सामने वो विधानसभा में कल प्रतिपक्ष के माने जो हमारे नेता हैं उनका आपने स्पीच सुनी होगी, और डिबेट के दौरान पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी अनेक सदस्यों ने इस पर अपनी टिप्पणियाँ की। लेकिन राजस्थान के इतिहास में कभी भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अनेक विधायकों ने खुले रूप से विधानसभा के पटल पर ये कहा कि ऐसा बजट हमने आज दिन तक नहीं देखा, इतना बढ़िया बजट है। और वो भी विधानसभा का 16वां सत्र प्रारंभ होने के पहले सत्र में। और यहाँ तक कि एक तो माननीय कांग्रेस के विधायक ने, जो वरिष्ठ भी है और कांग्रेस में पहले मंत्री स्तर का दर्जा भी प्राप्त है, उन्होंने कहा हम तो ये समझा कि चुनावी बजट, पर आपको भी पता है, हमको भी पता है, उन्होंने भी बताया कि नहीं ये तो प्रारंभिक बजट है, ये चुनावी बजट नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण ये, आपके यहाँ के बड़े समाचार पत्रों में भी ये समाचार प्रकाशित किया था कि मिथक था, ये आज तो मिथक रहा है कि नहीं जोधपुर के CM साहब नहीं है तो पता नहीं जोधपुर को मिलेगा, उधर को भरतपुर को ज़्यादा मिल जाएगा, उदयपुर को नहीं मिलेगा, जयपुर को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना इतना योगी सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को और आवश्यकता सभी को दिया गया। और अंत में जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये बजट के अलावा जो मैं आपने 5 बातें रखा हूँ, आज दिन तक आपने नहीं देखा होगा बजट पेश होने के दूसरे दिन सभी सेक्रेटरीज और सभी मंत्रियों की बैठक कि हमको इस बजट को टाइम के अंदर अंदर धरातल पर उतारना है, और धरातल पर उतारेंगे तो ही हम कह पाएंगे कि हमने ऐतिहासिक बजट दिया है, सिर्फ कागज में नहीं रहना। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी बैठक ली और सख्त निर्देश दिया कि 3 तरह के विषय आएंगे। एक विषय, ऐसे बजट की घोषणा होगी तो स्थानीय स्तर पर निपटेगी, ऐसी घोषणाएं होगी तो राज्य स्तर पर निपटेगी,
और ऐसी घोषणाएं होगी जो 2 या 3 विभाग मिलकर के पूरी कर पाएंगे। जैसे लैंड अलॉटमेंट का भी है और इशू भी है, फाइनेंस का भी है, तो वो करेगी। तो इन तीनों को व्यवस्था कैसे की जाए इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेन करके एक दिन पहले प्रभारी सचिवों को कहना और वो अपने अपने प्रभार वाले जिले में रहे 2 दिन और पूरी एक आइटम की उसने स्कूप ली कि ये कौन सी है जो स्थानीय स्तर पर निपटेगी, ये कौन सी है जो जिला स्तर पर निपटेगी, ऐसी कौन सी है जो संभाग स्तर पर निपटेगी और ऐसी कौन सी है जो जिला स्तर पर धरातल पर आएगी और ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म की है जिसमें कैसे सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। उदाहरण के लिए 8 जो ग्रीन कैरिडोर दिए हैं जिसमें 2 अपने पास आएंगे, एक जो जयपुर से भरूच जाएगा और एक जयपुर से जोधपुर आएगा। इन ग्रीन कैरिडोर बनने के बाद मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैंने सभी अधिकारियों से वार्ता की, जोधपुर से जयपुर लगभग 3 घंटे में दूरी पूरी होती है। लगभग 3 का 3.5 भी हो सकता है, और विद्या में तो 5 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक स्पीड से चले तो लगभग 3 घंटे में दूरी हो जाएगी, कोई हैंडल नहीं रहेगा। तो ऐसे जो है इसके लिए केंद्र सरकार की जरूरत है और इसकी आप कहेंगे कि इतना पैसा कभी मैं आपसे विजय दूँगा, इतना वित्तीय बजट कहाँ से आएगा, वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा। तो ये होते ही मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम को लेकर के, विभाग की पूरी टीम, विभाग की पूरी टीम को लेकर के दिल्ली गए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी से निवेदन किया कि हमको आपके इसमें सहयोग की आवश्यकता है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ग्रीन कैरिडोर के जितने भी 8 आपने विषय लिए हैं या और विषय है उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे और जल्दी से जो तारीख तय होगी या जितना समय तय होगा उसके अंदर अंदर वो कार्य पूरे होंगे। और साथ ही साथ उसके उपरांत प्रभारी मंत्रियों को भी भेजा। हमारे यहाँ जोधपुर के प्रभारी मंत्री भी आपके पास आए होंगे, सभी हुए होंगे, मैं भी अपने प्रभार वाले जयपुर जिले में था। हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठकर ही निश्चित किया कि ऐसी कौन सी योजना है जिसमें कितना समय लगेगा और 15 दिन के उपरांत या 20 दिन के उपरांत वापस हम सब प्रभारी मंत्री जाएंगे, कहेंगे कितनी कार्य योजनाएं। उदाहरण के लिए जोधपुर में लोनी विधानसभा क्षेत्र में 132 के लिए सेक्शन, तो हमने आज तक रिपोर्ट की थी, उन्होंने प्रस्ताव बढ़ा दिए जमीन अलॉटमेंट की। 1 का तो जमीन अलॉटमेंट का प्रस्ताव जा चुका है, 1 में जमीन अलॉटमेंट होना संभव नहीं लग रहा है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग GSS की जमीन है उसको वाइफिकेशन कर रहे हैं, तो हमको वो निश्चित अवधि उदाहरण के लिए बताया कि कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी। ऐसा नहीं कि जमीन अलॉटमेंट की फाइल जाएगी, जैसे आपकी फाइल गई थी पड़ी थी वैसे ही वो जमीन के अलॉटमेंट हो, विषय हो। ये मुख्य मुद्दे थे इस बजट के जो विशेष प्रावधान कि बजट घोषणा करना संभव नहीं और ये मात्र चुनावी स्टंट या जुमला नहीं है। हम इसको बड़ा कोशिश करके धरातल पर उतारें और हम ये चाहेंगे आपके सहयोग से, हमारे सभी साथियों के सहयोग से हम इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारें। और हमारा अंत में जो मेरा विशेष रूप से करना ये था कि हमारा विजन है सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, हमारा विजन है कि सन 2047 तक हमारा अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारा राजस्थान किस तरह से विकसित और समृद्ध राजस्थान बने, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान बहुत समृद्ध और विकसित बने, अग्रणी राज्यों में, अग्रणी प्रदेशों में उसकी गिनती हो, विकसित राष्ट्रों में उसकी गिनती हो। तो उसके लिए राजस्थान का विकसित राजस्थान होना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमारा ये रोड मैप है कि 2047 तक हमारा राजस्थान प्रदेश हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में अग्रणी विकसित प्रदेश बने। और ये लगे कि सरकारें सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं होती है, सरकारें बनती है जनता की सेवा और निश्चित रूप से कार्य योजना के तहत एक रोड मैप बना करके हम ये कार्य करेंगे। कल के भी आपने हमारे वित्त मंत्री जी की स्पीच सुनी होगी बजट रिप्लाई में, उसमें एक विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बाकी तो सारी घोषणाएं की ये से बढ़ेंगे, अस्पताल कमीशन होगा, एक विषय जो था जो महत्वपूर्ण था, हमारे जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें लगती हैं, बड़े बड़े बिजली की जो लाइनें जाती है, बड़ी बड़ी 400 kV का है, 700 kV का है, 120 kV, 132 kV का है, तो उसमें हमेशा ये विवाद रहता है जो पोल के नीचे जमीन रहती है उसका कैसा नहीं, तो ट्रांसमिशन लाइन लगती है उसके नीचे जो जमीन दबती है या
लाख को मंडी में 10,000 का रुपया हो जाए उसके पैसे भी देते। तो हमने इसकी कई दिनों से ज़्यादा स्टडी करवाई, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। तो कल ये बजट की घोषणा हुई है कि उस पिलर के नीचे 1 मीटर की परिधि और बाढ़ बांधते हुए उस पिलर के नीचे चीज़ें जमी जाएगी, जो डीएमसी दर से जो पैसे पहले देते उसके डबल भाव से वो कंपनी, जो भी कंपनी है वो पैसे देगी। और ट्रांसमिशन लाइन के नीचे जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उसके नीचे भी जिम्मेदारी, उसका भी वो कंपनी पैसे देगी। एक दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण निर्णय कि हमारे जितनी भी योजनाएं थी उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आज तक 2001 की जनगणना को आधार मानकर रोड सैंक्शन होते थे, रेवेन्यू मैनेजमेंट नहीं। हमारा भी बार बार था नहीं साहब 2011 की जनगणना आ गई, तो 2011 की जनगणना को आधार मान करके गाँव को जोड़ा जा रहा था। तो कल राजस्थान सरकार ने अपने बजट घोषणा में घोषणा कर दी है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जितने भी राजस्थान के हमारे रेवेन्यू विलेज हैं वो जो लोगों से नहीं जुड़े हैं वो सब के सब लोगों से जुड़े। एक जेएसएस आपके 2 पहले आए, 3 पहले आगे थे, एक जेएसएस कल और आया है जो कुछ जिले की परिधि के हिसाब से गिने थे, और भी कई घोषणाएं आप कह तो लॉकडाउन मेरे हिसाब से थे वो आपको समझाएंगे। मुझे स्पष्ट रूप से ये निवेदन आपसे करना था कि ये बजट सिर्फ बजट नहीं है, मात्र घोषणाएं नहीं है, मात्र जुमला नहीं है, चुनावी बजट नहीं है, सबसे पहला बजट है। और हम सब लोगों ने एक प्रयास किया है, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतरे, जनता को लगे कि हमारा राज है। और ये बजरी के लिए जो विशेष रूप से रात दिन आप लोगों को परिचित है, हम भी परिचित है, बजरी का विषय हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए छोटी बीज का मामला आपके समाचार पत्रों में बार बार प्रकाशित हुआ है, वो भी बहुत जल्दी निपटाएंगे, छोटी बीज हो जाएगी। इसीलिए उसका जो बजरी अनेक तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बजरी माफिया है, थोड़ा माफिया है, लेकिन वो सब आरोप है वो खत्म हो जाएंगे। विधिवत जो बजरी खरीदने वाला खरीदेगा, बेचने वाला बेचेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बजरी के भाव भी बहुत कम आएंगे। और इस समय में लॉ एंड ऑर्डर की जो बार बार प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी नहीं। बहुत सटीक प्रश्न है आपका। हमारे प्रतिपक्ष के अनेक साथियों ने कहा कि आपको इतनी क्या जल्दी थी कि केंद्र के बजट से पहले आपने बजट पेश कर दिया। आपकी भी कहीं न कहीं इस प्रश्न के पीछे भावना है कि आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आपने केंद्र के बजट से पहले बजट पेश कर दिया। ये कि हमारा वित्तीय प्रबंधन 31 जुलाई 2024 तक ही, हमने जो रेखा अनुदान पारित किए थे वो जुलाई 2024 तक ही थे। जुलाई 2000 के बाद हमारा वित्तीय प्रबंधन जो ऐसा हो नहीं सकता, उससे पहले बजट लाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक केंद्र का प्रश्न है उनका 31 अगस्त तक का लेखानुदान, और दूसरा ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनके बजट का हम इंतजार करें। अब हमारा बजट आ गया है, उस बजट में हमने केंद्र के बजट पर आधारित कोई योजना नहीं दी, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है हमें पूर्ण विश्वास है इससे अधिक ही मिलना है। और एक बार मैं आपके फिर मुताबिक कहूँगा कि इसके अलावा इस बजट की पूर्ति के अलावा हमको केंद्र से इतना मिला है वो भी राजस्थान के विकास में काम है। जोगराम में कल एक जब चर्चा चली थी, एक बात आई थी कि आपने 4 लाख नौकरी की घोषणा की 5 सालों में करने की, तो प्रदेश में 8 लाख पद है टोटली, तो क्या नए पदों का सृजन करने का विचार कर रही है सरकार कुछ और जगह? आपका प्रश्न भी बार बार विधानसभा में उठा है। हाँ। और उनकी ये आशंका है प्रतिपक्ष के माननीय साथियों की कि आप 4 लाख नौकरी दोगे कैसे, 4 लाख तो पद ही नहीं होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप सब साथियों की जानकारी के लिए बता दूँ, हमने 22,000 नौकरियाँ दे दी और 23,000 नौकरियाँ अभी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड की हम आने वाले 2 या 3 महीने में नियुक्ति देने तक पूरी करें। तो कितनी हो गई? 50,000। और इस साल का हमारा टारगेट है 1 लाख। 1 लाख का हमारा टारगेट है, 50,000 तो पूरी होगी। सारे डिपार्टमेंट का हमने पहले से ही रोड मैप बना लिया कि आने वाले जुलाई एंड तक कौन रिटायर होगा, आने वाले अगस्त तक कौन रिटायर होगा, आने वाले क्या होगा, और किन किन विभागों में इतने सालों से भर्तियाँ नहीं हुई, पद हरेक पद जैसे पीडब्ल्यूडी में आज तक नहीं हुई, पीएचडी में नहीं हुई, या ऐसे अनेक विभाग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हम सब ने ले कि वो कहते हमको इतने पद और चाहिए। तो वो सारा कैलकुलेशन करके हिसाब तोड़ करके माध्यम हमारा पूरा हिसाब करके हमने कैलकुलेट किया है कि 4 लाख की नौकरियाँ हम 5 वर्ष के अंदर अंदर राजस्थान में हमारे बेरोजगार युवाओं को देंगे। और उसके अलावा जो हमने घोषणा की है विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में भी अवसर, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, वो अलग है और ये 4 लाख अलग है।
संविदा कर्मियों को क्या हो, संविदा कर्मियों का भविष्य उज्ज्वल है। किस प्रकार से इस नई नौकरियों में उसको कोई प्राथमिकता दी जाएगी या उसको ये एकदम जवाब देने वाला प्रश्न नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग तरह की सुविधाएं होती है, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, पॉलिसी डिसीजन है, इस पर ज़्यादा टिकट टिप्पणी नहीं करते हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, संविदा कर्मी हमारे राजस्थान के हैं, हमारे परिवार के हैं, उनको भी रोजगार मिले ऐसा पूरा प्रयास है। सबसे बड़ी बात खजाने जैसे सब बातों ऊपर से डिपेंड रहते हैं स्थिति होंगे। हाँ, और ये भी सबसे ज़्यादा पंडित जी, कल हम लोगों ने भी कहा था, हमारी आपके जैसी शंका हमारी भी रहती है कि साहब आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है, शायद असंभव तो नहीं हो जाती। तो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, आज मेरी बात गांठ बांध दो, आने वाले 5 साल के सरप्लस बजट नहीं बताओ तो हमको कहते हैं। आज आप मेरे भाई सब सुन रहे, मेरे छोटे और बड़े भाई, हम जब तक सरप्लस, आज हमारे पास 6 लाख करोड़ का डिफिसिट है, 5 और समथिंग वो देखे गए हमको भी 5 लाख समथिंग का, और 25-27 हज़ार करोड़ का हमने 25-27 हज़ार करोड़ का हमने दिया, जो करके 6 पॉइंट समथिंग लाख का हमारा डिफिसिट है। ये तो पूरा करेंगे और सरप्लस में लाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ईश्वर की मेहरबानी है और आप सबका आशीर्वाद है। इसलिए राजस्थान में जो मिसिंग होता था पैसे, गलत जगह जाता था पैसा, जुबली घोषणाओं में जाता था, मोबाइल में जाता था, वो कहीं नहीं जाएगा, विकास में पैसा जाएगा और पैसा राजस्थान सरप्लस के लिए बजट पेश करने वाला राजस्थान पहला राज्य बने।